जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए माँ बाप का सपना पूरा करने वाली सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल दोस्तों एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित किया गया है। करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। गुजरात में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, झारखंड में किया गया है या पश्चिम बंगाल में किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित होगा, तो इसको आप नोट करके रखिएगा, ये गुजरात में होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात में भी कहां पर होगा, तो आपको नोट करके रखना है भावनगर। कहां पर दोस्तों? भावनगर। भावनगर दोस्तों दुनिया का पहला है, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। और कहाँ पर हो रहा है? अपने भारत देश में हो रहा है, इसीलिए दोस्तों हमारी परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा। गुजरात में भी कहाँ पर? भावनगर में। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों कुछ बातें करते हैं गुजरात को लेकर। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों अभी हाल ही में मोरबी में एक घटना हुई थी, वहाँ पर पुल टूट गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि उस घटना से संबंधित नदी कौन सी है। दोस्तों आपको नोट करके रखनी है माच्छू नदी। कौन सी दोस्तों? माच्छू नदी। जहां पर दोस्तों लोगों की गिर की मृत्यु हो गई थी, उस नदी का क्या नाम था? माच्छू नदी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि WHO मेडिसिन ट्रेडिशनल सेंटर, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ये कहां पर स्थापित हुआ है? जामनगर में हुआ है। जामनगर, ये जामनगर गुजरात में हुआ है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा और लिख लीजिएगा कि आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। आर वेंकट रमणी को किया गया है, एकनाथ शिंदे को किया गया है, डॉक्टर मानिक साहा को किया गया है या भारती दास को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भारत का वर्तमान समय में महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूँ, इसको आप नोट करते रहिएगा। भाई बहनों आपको बता दें भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है आर वेंकट रमणी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। महान्यायवादी, इसका अनुच्छेद कौन सा है। अगर आपसे पूछे महान्यायवादी का दोस्तों आर्टिकल, इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो आपको नोट करके रखना है 76 यानी कि 76 इसका आर्टिकल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो आपको नोट करके रखना है राष्ट्रपति। किसके दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महान्यायवादी। इसको आप नोट करके रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी जानकारी देते हैं। एकनाथ शिंदे, ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? महाराष्ट्र के। दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? एकनाथ शिंदे। और दोस्तों डॉक्टर मानिक साहा, ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा के। त्रिपुरा। और त्रिपुरा की दोस्तों भाषा कौन सी है? कोक बरोक। ये भी आपको याद में रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कोक बरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारती दास, इनको कौन बनाया गया है? CGA लेखा महानियंत्रक। दोस्तों लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया है? भारती दास को किया गया है। और दोस्तों इनका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछ रखा है कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कि महाधिवक्ता इसका संबंध किस अनुच्छेद से है और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि
चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एनआईए से है, ईडी से है, एफएटीएफ से है या ए और बी दोनों? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों, आपको बता दें चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसका संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना है। इसका संबंध है एनआईए और ईडी, ये दोनों, इनसे दोस्तों इनका संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म भी आपको याद में रखनी है। इन दोनों का मुद्दा दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था, इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों कुछ और बात करते हैं। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद में रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। और दोस्तों ये संस्था करती क्या है? जो आतंकवाद यानी कि जो टेरर फंडिंग है उसको रोकने का कार्य कौन करती है? एफएटीएफ संस्था करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में। और दोस्तों वर्तमान में इसके हेड कौन है? टी राजा कुमार। कौन दोस्तों? टी राजा कुमार, ये दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हैं। अब दोस्तों सवाल बन सकता है कि एफएटीएफ एजेंसी ने दोस्तों किसको किसको ब्लैक लिस्ट में कर रखा है? तो आपको नोट करके रखना है। उत्तर कोरिया एक इसको, और दोस्तों दूसरा कौन सा है? ईरान। तीसरा कौन सा है? म्यांमार। इन तीनों को दोस्तों इसने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एफएटीएफ ने किसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है? आपको तीन नाम याद रखने, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। इन तीनों दोस्तों शहरों को, इन तीनों देशों को दोस्तों एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट में डाल कर रखा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल। बुरहानपुर, मांडला, पोलमपारा या चंबा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, ये होगा मंडला। मंडला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बुरहानपुर दोस्तों ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको दोस्तों बता दें, पहला फर्स्ट हर घर जल वाला प्रमाणन जिला, पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है दोस्तों? बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। और दोस्तों मंडला, ये दोस्तों भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। पुलमपारा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोस्तों स्थान कहाँ पर? केरल में। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि पुलमपारा ये दोस्तों पंचायत है कोई? जल्दी से बताएगा दोस्तों ये कैसी पंचायत है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, सारे सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, आपके माँ बाप के सपने के लिए पूरी और पूरी मेहनत की जाती है। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। आप दोस्तों आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं बिना देर किए आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे मिला है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। रजनीकांत को मिला है, आशा पारेख को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है या देविका रानी को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में दोस्तों किसको मिला है? अभी हाल ही में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, या आशा पारेख को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि 51वां, अगर आपसे पूछा जाए कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है तो आपका जवाब होगा रजनीकांत को। अगर आपसे पूछा है कि 50वां किसको मिला है
तो आपका जवाब होगा दोस्तों अमिताभ बच्चन को। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक सवाल यहाँ से आप याद में रखिएगा, साहित्य भाषा का हिंदी साहित्य भाषा का अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको नोट करके रखना है दया प्रकाश, इनमें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा इनको दिया गया है। इसको आप नोट करके रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपसे पूछा है कि हिंदी का सबसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, भगवंत अनमोल को मिला है, यह भी आपको नोट करके रखना है। ये भी दोस्तों दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि लता मंगेशकर जी को क्यों, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको आप थोड़ा ठीक कीजिएगा। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, यहाँ पर ये सवाल है, इसको आप थोड़ा ठीक कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चौक कीजिएगा, चौक लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है या मध्य प्रदेश में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपको बता दें लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों कहाँ पर, अयोध्या में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप नोट करके रखें। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों कहाँ पर, अयोध्या जी में। आइए दोस्तों बात करते हैं लता मंगेशकर जी को। इनको दोस्तों सन 2001 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। अगर आपसे पूछा है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था, 2001 में, 1999 इसको दोस्तों क्या मिला था, पद्म विभूषण सम्मान द्वारा दोस्तों 1999 में सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का मिला था 2001 में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये हमारे पीएम साहब को दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों सबसे बड़ा आपसे सवाल पूछा जाता है कि लता मंगेशकर जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस का एक सम्मान है लीजन द ऑनर अवार्ड, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, आपको नोट करके रखना है। और दोस्तों आपको बता दें हाल ही में फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है लीजन द ऑनर अवार्ड, वो एक राजनेता है शशि थरूर, आपने नाम सुना होगा, उनको भी दिया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत के दूसरे सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है, लगाएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल छपने वाला है। भारत के दूसरे सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है, जनरल बिपिन रावत को किया गया है, अनिल चौहान जी को किया गया, मनोज सोनी को किया गया है या दिनेश प्रसाद सकलानी जी को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाले सवाल हैं, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें भारत के दूसरे सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण नाम है अनिल चौहान है। दोस्तों लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, क्या दोस्तों, सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। पहले कौन थे दोस्तों, पहले नंबर के थे जनरल बिपिन रावत। और दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में प्लेन क्रैश की दुर्घटना के दौरान, हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये दोस्तों कहाँ से संबंधित थे, ये उत्तराखंड से संबंधित थे। और किस बटालियन से संबंधित थे, गोरखा। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा, जितने सवाल मैं लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ सारे सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। जनरल बिपिन रावत दोस्तों कहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। और किस बटालियन से संबंधित थे, गोरखा बटालियन से थे। और क्या थे, भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। दूसरे क्रम के दोस्तों किसको बनाया गया, अनिल चौहान जी को बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें जनरल बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण सम्मान द्वारा भी सम्मानित किया गया, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर कुछ बात करते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी, इनको क्या बनाया गया,
यूपीएससी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को। और यूपीएससी का दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315। दोस्तों यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दिनेश प्रकाश सकलानी, ये कौन है? एनसीईआरटी के दोस्तों नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 21 सितंबर, 16 सितंबर, 8 सितंबर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों आप चाहते हैं कि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाए या नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लेकर उसका उत्तर बता देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। मैं ऐसे सवाल लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 4 ऑप्शन भी ऐसे सेट करता हूँ जिससे मैं आपको 4 सवाल और बता सकूँ। इसके लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और बहुत दोस्तों कंटेंट तैयार करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप कमेंट करके बताएं कि ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये सीरीज ऐसे ही चलनी चाहिए या नहीं, आपका दोस्तों जो जवाब होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आपको नोट करके रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाएगा? 21 सितंबर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर डिस्कस करते हैं। 27 सितंबर, इसको क्या मनाता है? विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को दोस्तों आपको पता है ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस। और ओजोन परत दोस्तों 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? ये कनाडा में स्थान है। और दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 8 सितंबर, इसको क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता। अगर आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 8 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हेमकोश किस भाषा का शब्दकोश है? तमिल भाषा का, उड़िया भाषा का, असमिया भाषा का या मलयालम भाषा का? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, पूरी जानकारी दूंगा आपको यहाँ से। दोस्तों हेमकोश किस भाषा का शब्द है? तो आपको नोट करके रखना है असमिया भाषा का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों तमिल भाषा ये कब की है? ये 2004 की है। और उड़िया भाषा कब की है? 2014 की है। दोस्तों ये सबसे नवीनतम और ये प्राचीन, सॉरी दोस्तों क्या कर रहा हूँ मैं, ये दोस्तों सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है और ये दोस्तों नवीनतम भाषा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और जिसमें से दोस्तों सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तमिल। कब की है? 2004 की है। सबसे नई भाषा कौन सी है? उड़िया। कब की है? 2014 की है। और दोस्तों आपको बता दें मलयालम कहाँ की भाषा? ये दोस्तों केरल की भाषा है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? लगाएगा स्टार। आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल छपने की प्रबल संभावना है। भारत, चीन, साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ब्रिक्स में दोस्तों कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर 5 देश शामिल हैं। और दोस्तों इसकी 15वीं इसकी सम्मेलन कहाँ पर, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपको नोट करके रखना है, ये साउथ अफ्रीका करने वाला है। आइए दोस्तों बताते हैं आपको ब्रिक्स के संबंधित। BRICS, इसको आप नोट करके रखिएगा। ब्राज़ील,
रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया ने तो कब की थी, 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी। चाइना कब करेगा, 2022 में करेगा। साउथ अफ्रीका कब करेगा, 2023 में करेगा। दोस्तों इसको आप ऐसे लिखिएगा और लाइन से लगाते चले जाइएगा। 2021 में किसने की थी, इंडिया ने की थी, इसको आप खाली याद रखिएगा। और 222 में किसने की है, चाइना ने। और 23 में कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों 23 यहाँ से हो गया, 24 की कौन करेगा, ये ब्राज़ील करेगा। अब 25 कौन करेगा, ये रसिया करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, आपने समझा होगा पूरे सवाल को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा। कलोल में होगा, गुजरात कलोल में होगा, प्रयागराज में होगा, लखनऊ में होगा, जयपुर में होगा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों नैनो यूरिया प्लांट, देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा, तो आपको नोट करके रखना है, प्रयागराज में होगा। प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको बता दें, देश का पहला कहाँ हुआ था, पहला नंबर का यहाँ हुआ था, ये कहाँ पर है, गुजरात। इन दोनों सवालों को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा। आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा यहाँ से। अगर आपसे पूछा है कि देश का दूसरा नैनो यूरिया तरल संयंत्र यानी कि इसका प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा, तो आपको नोट करके रखना है, प्रयागराज में होगा। और प्रयागराज कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा है कि देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है, ये कलोल गुजरात में हुआ है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लखनऊ में दोस्तों क्या क्या स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, पैरा बैडमिंटन अकादमी और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। दोस्तों लखनऊ में एक चीज़ और भी अभी इसका स्थापना हुई थी, जल्दी से आपको बताना है। दोस्तों रक्त को शुद्ध करने की एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन विकसित हुई थी, उसका क्या नाम था, जल्दी से आपको कमेंट कर उसका जवाब बताना है। मैंने आपको ये सवाल अपने प्रैक्टिस सेट में बताया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। लगाइएगा स्टार, स्टैटिक जी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। दयानंद सरस्वती ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको नोट करके रखना है, राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब की थी, 1875 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। दोस्तों दयानंद सरस्वती, बहुत ही सॉरी दोस्तों 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज। ये सब ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आर्य समाज। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 1875 में। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब कब की थी, 1897 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आत्मारंग पांडुरंग, इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की थी, जल्दी से बताइएगा। इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो आपको नोट करके रखना है, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को नोट किया होगा, सारे सवालों को समझा होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि राजा राम मोहन राय, इनकी पत्रिका का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, दोस्तों सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने किया था। लेकिन दोस्तों सती प्रथा का अंत किसने दोस्तों प्रयास किए थे इसके, ये दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किए थे। और कब हुआ था, 1829 में हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पेरियार नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है या सोन नदी पर स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है शरावती नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और शरावती नदी कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पेरियार नदी, इसके ऊपर क्या है, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध। ये दोस्तों कहाँ पर पेरियार नदी कहाँ पर है, केरल में है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। शरावती नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और दोस्तों पेरियार नदी पर कौन सा बांध है, इडुक्की बांध, कहाँ पर है, केरल में। दोस्तों ताप्ती नदी पर एक परियोजना है, बहुत ही बेहतरीन परियोजना है। जल्दी से बताएंगे कमेंट कर कि ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों बिल्कुल कला और संस्कृति का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न। दोस्तों सारे सवाल एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। सारे सवालों को आप नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी के अंदर है। सारे सवाल आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाले हैं, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसका बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नागर शैली में, बेसर शैली में, द्रविड़ शैली में, पंचायतन शैली में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है बेसर शैली। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर आपकी जानकारी देते हैं। नागर शैली में दोस्तों क्या बना हुआ है, कोणार्क। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो, दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। द्रविड़ शैली में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है तमिलनाडु में, वो दोस्तों किस शैली बना हुआ है, ये दोस्तों द्रविड़ शैली बना हुआ है। पंचायतन शैली, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताएगा। खजुराहो के मंदिर दोस्तों पंचायतन शैली में बने हुए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में। और दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है। और पंचायतन शैली में दोस्तों खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि खजुराहो के मंदिर किस शासक ने बनवाए थे। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल मैंने दोस्तों कल की प्रैक्टिस सेट में लिया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल एसएससी के लेवल का सवाल है। विलियम बेंटिक, एलन बरो, मैटकॉफ, लिनलिथ गो। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, तो आपको नोट करके रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण के सवाल में एलन बरो। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो एलन बरो थे इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। मैटकॉफ, इनको क्या कहते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, मैटकॉफ को कहते हैं। लिनलिथ गो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लिनलिथ गो। लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को यहाँ से अच्छे से सुना होगा, सारे सवालों को नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वैनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों नदियों से सवाल आपकी परीक्षा में
पूछा ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की, गोदावरी नदी की, कावेरी नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिएगा। भाई बहनों आपको बता दें, वैनगंगा और इंद्रावती और प्राणहिता ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको नोट करके रखना, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों प्रबुद्धा, प्रबुद्धा दोस्तों, प्रबुद्धा ये भी दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और प्रबुद्धा ये किसकी सहायक नदियाँ? ये सब की सब गोदावरी की सहायक नदी हैं, इसको आपको नोट करके रखना है। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको नोट करके रखना है, जल्दी से बताइएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मैंने आपको 3 से 4 बार इसको नोट कराया है, जल्दी से सोच के बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती? कोडागू जिले से निकलती है। अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती? कोडागू नदी, कोडागू जिले से। ब्रह्मपुत्र नदी ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम की पहाड़ी से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती, इसको भी आपको नोट करके रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहते हैं? तिब्बत में, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। घाट प्रवाह, आपको याद आ रहा होगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा ये सब की सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इसको आप नोट करके रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं और जितने सवाल मैंने बोले हैं आपने सारे सवालों को नोट किया होगा अपनी कॉपी के अंदर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का एक और लल्लन टॉप प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से सवाल आएगा 100%। 18 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947। चारों तिथियां आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, रामबाण है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको नोट करके रखना है, आपको 29 अगस्त 1947। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र, यहां पे लिख देता हूं प्रसाद, इसको आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। 18 जुलाई 1947 क्या हुआ था? स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था तो आप कहेंगे 18 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1947। इसको क्या हुआ था तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इसको अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1947। 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको अपनाया गया था। इन चारों डेटों को आप नोट कीजिएगा, आपको आपकी परीक्षा में नंबर दिलाने वाली डेटें हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम आया था। 24 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और दोस्तों 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वाली सी वाला, ये दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, इसकी संहिता कब की है? 2002। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब की? 2002 की, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का एक और लल्लन टॉप प्रश्न, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, दौलत अंगरखा या दोस्तों ये सभी? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस सवाल लेने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि कुछ जानकारी आपको सीधी सीधी पता होनी चाहिए। दोस्तों जहांगीर, आपको बता दें इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे तो आपको नोट करके रखना है। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, दौलत अंगरखा ये सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों आपको बता दें ग्रैंड टैंक रोड किसके शासनकाल में बनी थी? जहांगीर के शासनकाल में बनी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि जारवा और सेंट लीफ जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आज का दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में या अंडमान निकोबार में? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। जारवा और सेंट लीफ जनजातियां दोस्तों कहां पर पाई जाती हैं, तो आपको नोट करके रखना है अंडमान निकोबार में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों अंडमान निकोबार में दोस्तों क्या, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, मैंने आपको बताया था। और दोस्तों अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम में दोस्तों कौन सी पाई जाती है? लेप्चा। दोस्तों यहाँ पर चा है, चा, लेप्चा और भूटिया, ये जनजाति दोस्तों, भूटिया, ये सब सिक्किम में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जारवा और सेंट लीफ कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको नोट करके रखना है अंडमान निकोबार में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल को लेकर। है आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है और अति महत्वपूर्ण सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1969। चारों तिथियां ऐसी तिथियां हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। 24 अक्टूबर 1945 है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, आपको नोट करना है 24 अक्टूबर 1947 है। अब दोस्तों आप कमेंट करके जरा इसका मुख्यालय बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1945, इसको दोस्तों क्या हुआ था, विश्व खाद्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 से। इसीलिए दोस्तों विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। 1 जनवरी 1995, WTO विश्व व्यापार संगठन, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। और इसकी महिला निदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन? नागोजी ओंकाजा इवेला। ये दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? WTO की नागोजी ओंकाजा इवेला। विश्व व्यापार संगठन और दोस्तों 15 अगस्त 1969 है। इसको क्या हुआ था? इसरो, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बना कर रखें।